नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। दिल्ली विधानसभा में हेल्थ पर सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान हंगामा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, अस्पतालों में स्टाफ, दवा, उपकरणों की कमी, अनियमितता की होगी जांच, 100 दिन में दिखेगा बदलाव। चुनाव से पहले नीतीश सरकार का आखिरी बजट, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया। महिलाओं के लिए कई सौगात। तेजस्वी ने बजट को हवाई बताया। एमएसएमईज को यूपीआई ऐप के जरिए मिलेगा इंस्टेंट लोन। सूत्रों के मुताबिक 6 मार्च को हो सकती है डिजिटल लेंडिंग स्कीम लॉन्च। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। गुजरात के दौरे पर पीएम मोदी गिर नेशनल पार्क में की जंगल सफारी। कैमरे से खींची शेरों की तस्वीरें। न्यूजीलैंड को धूल चटाने के बाद कल चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी टीम इंडिया। इधर राजनीति में उलझी रोहित शर्मा की फिटनेस। कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने उठाए सवाल। बीसीसीआई ने की बयान की निंदा। तेज उतार चढ़ाव के बीच हल्की गिरावट पर बंद हुआ बाजार। लगातार नवे सत्र में लाल निशान में निफ्टी। मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छी रिकवरी। ऑस्कर में अनोरा ने मचाई धूम। बेस्ट पिक्चर समेत झटके 5 अवार्ड। ब्राजील की फिल्म आई एम स्टिल हियर को बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड। प्रियंका चोपड़ा की अनुजा अवार्ड जीतने से चूकी। और सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के संग्राम की। दिल्ली विधानसभा के सत्र के आखिरी दिन आज सदन में अलग अलग मुद्दों पर और बयानों पर जबरदस्त सियासी संग्राम देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों को आज सदन से मार्शल आउट किया गया। स्पीकर ने आप विधायक कुलदीप कुमार को मार्शल आउट किया। इसके अलावा स्पीकर ने आप विधायक अनिल झा को भी मार्शल आउट करने का आदेश दिया। सदन की कार्रवाई के बीच आज दिल्ली विधानसभा में रामलीला का भी जिक्र हुआ और इसके बाद सियासी संग्राम शुरू हो गया। बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने आरोप लगाया कि आप एमएलए अनिल झा ने भगवान राम का मजाक उड़ाया है, उन्हें सदन से माफी मांगनी चाहिए। आरोप लगा कि बीजेपी एमएलए अशोक गोयल के संबोधन के दौरान अनिल झा ने कहा था कि यहां पर रामलीला ना करें। इस पर स्पीकर ने कहा कि अनिल झा सदन से माफी मांगे। स्पीकर ने कहा कि कोई भी सदस्य ऐसी किसी भाषा या शब्द का इस्तेमाल ना करे जिससे किसी को ठेस पहुंचे। इसके बाद स्पीकर ने अनिल झा को मार्शल आउट करने का आदेश दिया। अनिल झा जी को इस बात के लिए चेतावनी देता हूं कि वो किसी की भावना को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का इस्तेमाल ना करे। कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। अनिल गोयल जी, विषय समाप्त हो गया, आगे बढ़िए। आप बैठिए अनिल जी। मार्शल्स, अनिल झा को बाहर ले जाइए। अनिल झा को बाहर ले जाइए। दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग को लेकर आई सीएजी रिपोर्ट पर आज विधानसभा में चर्चा हुई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सीएजी की रिपोर्ट में कई बड़ी बातों का खुलासा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि अस्पताल में 21% कर्मचारी कम हैं। इसके अलावा स्पेशलिस्ट, पैरामेडिकल और सीएमओ की भी कमी है। सभी जिला स्तरीय अस्पताल, एम्बुलेंस, आवश्यक उपकरण आदि की भारी कमी है। मरीजों को भोजन की गुणवत्ता की कमी भी जांच में कभी भी जांच नहीं की गई है। केजरीवाल सरकार उपकरण और दवाइयों की खरीद करने में विफल रही। अस्पताल की दवाइयां प्राइवेट केमिस्ट से खरीदी गईं, जिससे भारी नुकसान हुआ है। केजरीवाल सरकार के ब्लैकलिस्ट कंपनियों से खरीदी करने का भी मामला सामने आया है। हेल्थ डिपार्टमेंट को इन लोगों ने दोनों हाथ से लूटा है। मैं तो कह रहा था, लेकिन कैग की रिपोर्ट ने भी इस बात को खुलासा किया। कैग की रिपोर्ट में इनकी तमाम खामियां निकली है, वरना अगर मैं जो बोल रहा था, आपको पता है कि ये लोग खड़े होकर ऑब्जेक्शन जरूर करते, नहीं कर सकते क्योंकि मेरी बात में कहीं कोई असत्य है नहीं।
दिल्ली के बजट की तारीख फाइनल हो गई है। 24 से 26 मार्च के बीच दिल्ली का बजट पेश होगा और इस बजट में फोकस पॉइंट कौन कौन से होंगे, रेखा सरकार के लिए ये आज खुद सीएम ने साफ कर दिया। दिल्ली के लोग बनाएंगे अपना बजट। चर्चा की शुरुआत आज इसी महीने रेखा सरकार का पहला बजट। विधानसभा महिला, युवा, प्रदूषण नियंत्रण पर फोकस। दिल्ली सरकार 24 से 26 मार्च के बीच अपना बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ये बजट विकसित दिल्ली के विजन को साकार करने के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बजट में महिलाओं को 2,500 रुपए महीना सहायता, प्रदूषण नियंत्रण, गरीबों को सस्ता भोजन, बुजुर्गों की स्वास्थ्य सुविधाएं और यमुना की सफाई अहम रहने वाली है। हम सबका प्रयास रहेगा कि दिल्ली का ये बजट जनता का बजट होगा और इसमें उनके हित से जुड़े हुए प्रत्येक एस्पेक्ट को हम कवर करें, उनके सुझावों पे हम अमल करें। सरकार ने बजट तैयार करने के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं। 5 मार्च को महिला संगठनों के साथ बैठक होगी और 6 मार्च को व्यापारियों के प्रतिनिधियों से संवाद किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने जनता से सुझाव लेने के लिए ईमेल और व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं। एक व्हाट्सएप नंबर 9999962025 व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी हमने जारी की है, जिसमें लिखित में दिल्ली का कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव दे सकता है। बीजेपी सरकार के पहले बजट को लेकर लोगों में भी बहुत उत्साह है। खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बजट पेश करेंगी। हालांकि बजट के लिए उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली में एक नया अध्याय लिखा जाएगा और ये भी दावा किया कि समय कम है और काम अधिक है। उन्होंने दावा किया कि शनिवार और रविवार को भी सचिवालय काम कर रहा है। और अब बात बिहार के बजट की। विधानसभा चुनाव से पहले आज नीतीश सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा में 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया। इस बार का बजट खासतौर पर महिलाओं और समाज कल्याण पर फोकस था। बजट में हर पंचायत में गरीब लड़कियों के विवाह के लिए विवाह मंडप के निर्माण का ऐलान किया गया है। पटना में महिला हाट की स्थापना के अलावा महिलाओं के लिए चलते फिरते जिम का भी ऐलान किया गया है। बिहार के सभी शहरों में पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। सभी जिलों में आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण करने की घोषणा भी हुई है। इसके अलावा शहरों में पिंक बसें चलाई जाएंगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने आने से पहले 2004-5 में जहां बजट 23,885 करोड़ रुपया था, वो इस साल 2025 में बढ़कर 3,17,000 करोड़ का हो चुका है। महोदय, न केवल बिहार के बजट के आकार में वृद्धि हुई, बल्कि नीतीश सरकार ने राज्य में वित्तीय अनुशासन को भी स्थापित किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के बजट को हवाई बजट बताया है। बिहार के हित में ये बजट है ही नहीं, ये केवल कागजों पर जो है ये बजट जो है केवल रह जाएगा। साक्षरता को बेहतर करेंगे कैसे, इस पे बजट में कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि बिहार साक्षरता के मामले में सबसे फिसड्डी राज्य है। प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे पीछे है पूरे देश में। प्रति व्यक्ति निवेश बिहार जो है सबसे पीछे है। किसानों के आय में सबसे पीछे है। सबसे ज्यादा पलायन बिहार में है। सबसे ज्यादा गरीबी और बेरोजगारी बिहार में है। कहीं कारखाने खोलने की बात नहीं कही गई। टीम इंडिया न्यूजीलैंड को 44 रन से हराकर हाई जोश के साथ चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल की तरफ बढ़ गई है। चैंपियंस ट्रॉफी से बस 2 कदम दूर भारत कल सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को चुनौती देगा। कल विपरीत परिस्थितियों में श्रेयस अय्यर के 79 रनों के दम पर भारत ने सिर्फ 249 रनों की चुनौती न्यूजीलैंड को दी थी,
लेकिन वरुण चक्रवर्ती की धारदार गेंदबाजी समेत भारतीय स्पिन अटैक के आगे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मजबूर नजर आए। वरुण ने 42 रन देकर 5 विकेट लिए। न्यूजीलैंड की पारी 46वें ओवर में ही 205 रन पर सिमट गई। अब कल भारत ग्रुप बी की रनर अप ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा और न्यूजीलैंड बुधवार को साउथ अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल खेलेगा। एक तरफ भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले के लिए तैयार है, लेकिन देश में भारतीय कप्तान की फिटनेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस की नेता शमा मोहम्मद के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत राय ने भी रोहित शर्मा पर सवाल उठाए हैं। सौगत राय ने कहा कि रोहित शर्मा को क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए। ये लोग सिर्फ विज्ञापन करते हैं, मॉडल बनते हैं। सौगत राय ने कहा कि रोहित ने पिछले 2 साल से सिर्फ 1 शतक लगाया है। रोहित शर्मा के बारे में जो बोला है मैं तो सहमत हूँ। मैं ये कोई पॉलिटिशियन नहीं, एक क्रिकेट दर्शक के बारे में बोले। कितने दिन तक रोहित शर्मा को छूट दिया जाएगा? एक बार 1 सेंचुरी किया कई 2 साल में, और 2, 5, 10, 20 में आउट हो जाते हैं। उसको ना टीम में जगह मिलना चाहिए, ना अधिनायक रहना चाहिए। वो जो कांग्रेस की लीडर बोली है रोहित शर्मा को टीम में ही जगह नहीं होना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके रोहित शर्मा पर सवाल उठा चुकी है, लेकिन शमा मोहम्मद के पोस्ट पर कांग्रेस के भीतर ही विवाद हो गया है। इसके बाद उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। शमा ने रोहित की फिटनेस पर सवाल उठाते हुए उन्हें मोटा खिलाड़ी बताया था और साथ ही रोहित को बेअसर कप्तान भी कहा था। बीजेपी ने सवाल खड़े किए तो शमा ने सफाई भी दी है। Just a generic tweet about a fitness of a sports person. It is not body shaming. It's about the fitness of a sports person. I always believe a sports person has to be fit. So I felt he's a bit overweight and I just tweeted on that. And I've been attacked for no reason, you know. And when I compared him to the other captains, previous captains like Dhoni, or for that matter, Ganguly, Dravid, Tendulkar, Kapil Dev. So I put in and Virat. शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने राहुल गांधी की कप्तानी पर सवाल उठा दिए। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी चुनाव में लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कांग्रेस नेता खामोश क्यों हैं? रोहित शर्मा जी की कैप्टेंसी पर और ट्रैक रिकॉर्ड पर वो सवाल उठा रहे हैं जो राहुल गांधी की कैप्टेंसी में 90 चुनाव आ रहे हैं, जिनकी कैप्टेंसी में उनको दिल्ली में 6 बार डक मिला है। अपने डक को संभालो, अपने कैप्टन को संभालो। वहां पर तो देखने की कोई स्थिति नहीं है कि कितना इंप्रेसिव है या अनइम्प्रेसिव है। और जिन व्यक्ति के नीचे हम लोगों ने 140 में से 100 मैच जीते हैं, जिनकी कैप्टेंसी के तहत हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है, वो अनइम्प्रेसिव है। ये कांग्रेस की मूल जो सोच है वो भारत की संस्थाओं के विरोधी और भारत की कोई भी ऐसी उपलब्धि हो, सफलता हो, उसके विरोधी है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व वन्य जीव दिवस के मौके पर गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी का आनंद लिया और एशियाई शेरों को करीब से देखा। गिर के शेरों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात के जंगल में पीएम मोदी की लॉयन सफारी। गिर जंगल में शेरों की ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैमरे की हैं। मौका था गुजरात के गिर जंगल सफारी का, तो पीएम मोदी का फोटोग्राफी का हुनर फिर से दिखा। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने पहली बार गुजरात के गिर में सफारी की। मौका था विश्व वन्य जीव दिवस का, तो सूर्य की पहली किरण फूटने से पहले ही पीएम मोदी गिर के शेरों के बीच पहुंच गए। इस जंगल सफारी का पीएम मोदी ने एक वीडियो भी शेयर किया। इस वीडियो में पीएम मोदी कैमरे में प्रकृति के खूबसूरत नजारे को कैद करते नजर आए।
इस दौरान पीएम का सामना गिर के शेरों से हुआ। सामने आई तस्वीरों में पीएम मोदी के रास्ते में एक शेरनी अपने बच्चों को दुलारती दिखी। इस प्यारे पल को पीएम मोदी ने फौरन अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। पीएम मोदी थोड़ी दूर आगे बढ़े तो 2 शेर रास्ते में आराम करते दिखे। पीएम ने उन शेरों की तस्वीर भी अपने कैमरे में उतार ली। पीएम की सफारी थोड़ी ही दूर बढ़ी थी कि वहां एक पेड़ में खूबसूरत फूल उन्हें पसंद आ गए। थोड़ी देर रुककर पीएम ने उन फूलों का दीदार किया। इससे पहले पीएम मोदी गिर के जंगलों में मोर, नीलगाय और कई हिरणों की भी तस्वीरें लेते दिखे। पीएम मोदी ने इस पर कहा कि गिर में शेरों और शेरनियों के बीच आज सुबह मैंने कुछ फोटोग्राफी करने की भी कोशिश की। गुजरात के गिर जंगल में पीएम मोदी का यह अंदाज वाइल्ड लाइफ के प्रति उनकी लगाव को दिखाता है। उन्होंने गिर जंगल के लिए किए गए अपने प्रयास के बारे में भी लिखा। गिर आना हमेशा खास होता है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब हमने एशियाई शेरों की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए थे। पिछले कुछ वर्षों में इनकी संख्या लगातार बढ़ी है। पिछले दशक में न केवल एशियाटिक शेरों की संख्या बढ़ी है बल्कि बाघ, तेंदुए और गैंडों की आबादी में भी इजाफा हुआ है। ये दर्शाता है कि भारत वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर कितनी गंभीरता से कार्य कर रहा है। गुजरात के गिर जंगल में सफारी के दौरान पीएम मोदी ने नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की 7वीं बैठक की अध्यक्षता भी की। इस बैठक में भारत में वन्य जीव संरक्षण को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अब एमएसएमईज को यूपीआई ऐप्स के जरिए इंस्टेंट लोन मिल सकेगा। सूत्रों के मुताबिक डिजिटल लेंडिंग की स्कीम की लॉन्चिंग 6 मार्च को हो सकती है। देश के सभी बड़े बैंक इस स्कीम में डिजिटल फुटप्रिंट यानी यूपीआई ऐप से होने वाले डिजिटल लेन देन के आधार पर एमएसएमईज को लोन ऑफर कर सकेंगे। डिटेल बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, एमएसएमई और छोटे वेंडर्स को अब यूपीआई ऐप के जरिए ही चुटकियों में आसानी से लोन मिल सकेगा। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि 6 मार्च को इस फैसिलिटी की लॉन्चिंग खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। दरअसल अभी तक जितने भी एमएसएमई या स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे वेंडर्स जो कि फॉर्मल अकाउंटिंग सिस्टम में नहीं है, उन्हें लोन मिलने में काफी दिक्कत होती थी। पिछले साल जुलाई में वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर एक असेसमेंट तैयार करेंगे बैंक, जिसके आधार पर उन्हें यूपीआई ऐप के जरिए लोन ऑफर किया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। देश के तमाम जितने भी बड़े बैंक हैं, प्राइवेट, सरकारी, सभी इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। एक पोर्टल इसके साथ लॉन्च किया जाएगा जिसके जरिए जो कि तमाम जितने बड़े बैंक हैं वो इस फैसिलिटी को अवेलेबल करा पाएंगे और जितने भी एमएसएमई या छोटे वेंडर हैं उनके डिजिटल फुटप्रिंट यानी उनके जो यूपीआई के जरिए लेन देन ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्रेडिट हिस्ट्री होती है, उसके आधार पर वो एक एलिजिबल तरीके से एक लोन ऑफर कर पाएंगे। और इस लोन को ऑफर को सिर्फ जो वेंडर होगा, एमएसएमई होगा, उसे एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद जो भी अमाउंट होगा वो उसके खाते में तुरंत क्रेडिट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इस सुविधा से जो तमाम एमएसएमई या जो कि छोटे वेंडर्स जिनको लोन मिलने में, बैंक में जाके लोन अप्लाई करने में और पूरा दिन खपाने की जरूरत नहीं होगी, अब उनके यूपीआई ऐप के जरिए ही एक क्लिक के जरिए उन्हें आसानी से बैंक से लोन मिल पाएगा। चीनी के बढ़ते दाम आपकी चाय की मिठास फीकी कर सकते हैं। पिछले 1 महीने में चीनी के दाम में 6.5% तक की बढ़ोतरी हुई है। हीट वेव के चलते चीनी का उत्पादन प्रभावित हो सकता है और आगे दाम और बढ़ सकते हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं असीम मनचंदा। हाल में ही चीनी निर्माताओं की एसोसिएशन इस्मा ने चीनी उत्पादन का डेटा जारी किया है। इसके मुताबिक पिछले साल के मुकाबले फरवरी में अब तक 14% के आसपास चीनी उत्पादन के अंदर कमी आई है। इतना ही नहीं, चीनी उत्पादन करने वाली मिलें भी काफी तेजी से बंद हो रही हैं। खासतौर पे कि 177 मिलें अब तक बंद हो चुकी है, जबकि पिछले साल ये मिलें 65 के आसपास थी। साथ ही जो मौसम विभाग है उसने भी हीट वेव की चेतावनी ऑलरेडी जारी कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च से लेकर के मई सामान्य से
ज्यादा गर्म रहेगा तो इसका असर सीधे गन्ने के ऊपर पड़ेगा। गन्ने के अंदर रस कम हो सकता है और उससे चीनी के उत्पादन में कमी आ सकती है। हालांकि हमको मार्च का काफी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्च में प्रोडक्शन के अंदर में सुधार नहीं आता तो मार्च के बाद चीनी के दामों में काफी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। यह भी बता दूं कि पिछले एक महीने के अंदर चीनी के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब तक एस ग्रेड की चीनी के दामों में 6.5% की बढ़ोतरी हो चुकी है और मार्च के बाद आपको चीनी के दामों में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ओला इलेक्ट्रिक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खबरों के मुताबिक ओला इलेक्ट्रिक एक बार फिर 1000 से ज्यादा कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की छटनी करने की तैयारी में है। कस्टमर रिलेशंस और सेल्स से जुड़े कर्मचारियों को छटनी की प्रोसेस के दौरान निकाला जाएगा। खबरों के मुताबिक घाटा कम करने और लागत को कंट्रोल करने के लिए ये कदम उठाया जाएगा। बता दें कि नवंबर 2024 में भी कंपनी ने करीब 500 कर्मचारियों को निकाला था। जेलेंस्की और ट्रंप के तमाशे का आगे दुनिया पर क्या असर होगा? युद्ध के समाधान की राह आसान होगी या मुश्किल होगी? आवाज अड्डा में आज इसी पर बड़ी चर्चा होगी। शाम 7:57 पर ट्रंप कार्ड, प्रॉब्लम या सॉल्यूशन है। इंडियाज गॉट लेटेंट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया को दोबारा से पॉडकास्ट शुरू करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि आपको मर्यादा में रहकर शो करना होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सोशल मीडिया और यूट्यूब पर कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस बनाने के लिए कहा है। खबर पर डिटेल जानकारी दे रहे हैं असीम मनचंदा। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया को राहत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा था कि वो नया शो नहीं करे। तो इसको लेकर के रणवीर अलाहाबादिया ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि उनकी जो जीविका है इसी के ऊपर निर्भर करती है। इतना ही नहीं, करीब 280 लोग भी इसी के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो उन्हें दोबारा से शो करने की इजाजत दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोबारा से शो शुरू करने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन कहा कि आपको जो शो करने हैं वो आपको शालीनता और मर्यादा के दायरे के अंदर रहकर ही करने होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपको पहले इंटरिम प्रोटेक्शन मिली हुई थी वो पहले की तरह जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा सरकार से कि आप इसको लेकर के जो सोशल मीडिया है या यूट्यूब है इसके ऊपर जो अश्लीलता फैली हुई है उसको रेगुलेट करने के लिए कोई गाइडलाइंस लेकर के आए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि हम ये नहीं चाहते कि आप इसको लेकर के किसी तरह की सेंसरशिप करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सभी जनता और सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद इसके ऊपर कोई गाइडलाइंस लेकर के आए। तो केंद्र सरकार जल्दी ही इसके ऊपर नई गाइडलाइंस जारी करेगा। इधर बाजार में मायूसी का दौर जारी है। आज भी तेज उतार चढ़ाव के बीच बाजार हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ है। लगातार 9वें सत्र में निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ है। हालांकि आज के बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स करीब 1160 पॉइंट्स उधरकर बंद हुआ। निफ्टी बैंक करीब 0.5% की गिरावट पर बंद हुआ है। रियल्टी, मेटल, पीएससी शेयरों में खरीदारी रही। आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, ऑटो इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। वहीं तेल, गैस, बैंकिंग, एनर्जी शेयरों पर प्रेशर देखने को मिला। सरकार ने आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा दिया है। अब ये दोनों कंपनियां ज्यादा स्वतंत्रता के साथ अपने फैसले ले सकेंगी। इसी के साथ रेलवे की 7 लिस्टेड पीएसयूज नवरत्न कंपनियां बन गई हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे में हो रहे अभूतपूर्व बदलाव में आईआरसीटीसी और आईआरएफसी की बड़ी भूमिका है। आज आईआरसीटीसी और आईआरएफसी इन दोनों को भी नवरत्न का स्टेटस मिला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि किस तरीके से रेलवे का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और उसमें इन पीएसयूज की बहुत बड़ी भूमिका है। आईआरसीटीसी एक टोटली नए ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। नई तरह की फूड सर्विसेज प्रोवाइड करे, नए तरीके से टिकटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करे। वैसे ही आईआरएफसी भी अपने सारे सिस्टम्स को बहुत मॉडर्नाइज कर रहा है और इन दोनों की रेलवे में बहुत बड़ी भूमिका है। बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में एंगो 2 स्पोर्ट्स स्मार्ट ग्लासेस को शोकेस किया गया।
इन ग्लासेस की मदद से आप अपनी ट्रेनिंग के दौरान अपने सामने पूरा रियल टाइम डेटा देख सकेंगे। और क्या है खास इन ग्लासेस में, बता रही हैं शिबानी घरत। ये है एनगो स्मार्ट ग्लासेस, एनगो 2। दिखने में नॉर्मल ओकली की तरह ही दिखते हैं एज यू कैन सी, बट ये स्मार्ट ग्लासेस हटके है। क्यों हटके है मैं बताऊंगी। इन्हें मैंने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के दौरान देखा। स्पेशली साइक्लिस्ट और ट्रायथलीट्स, रनर्स, लॉन्ग डिस्टेंस एंड्योरेंस एथलीट्स के लिए बनाए गए हैं, आपके परफॉर्मेंस को एलिवेट करने के लिए। क्यों हटके है, लाइट और वेट डिज़ाइन है, डेफिनेटली एर्गोनॉमिक्स अच्छे हैं इसके, बट क्या अलग है, परफॉर्मेंस डेटा जो है आपका, चाहे वो हार्ट रेट हो या फिर चाहे वो स्पीड हो, वो बिल्कुल आपके लाइन ऑफ विजन में आपको आंखों के सामने नज़र आता है। रियल टाइम स्टैट्स को आप मॉनिटर कर सकते हैं विदाउट लूजिंग योर फोकस, या फिर वॉच की तरफ कई बार हम लोग नीचे वगैरह देखते हैं, उसे देखने की ज़रूरत नहीं है। काश मैं आपको दिखा पाती कि किस तरह से काम करता है, बट क्वाइट कूल है क्योंकि मैं ये एक्टिविटीज़ एक्चुअली करती हूँ। तो क्या की फीचर्स है, जैसे मैंने कहा कि आपका पूरा का पूरा परफॉर्मेंस डेटा आपकी फील्ड ऑफ व्यू में आपको आंखों के सामने नज़र आता है। स्पेशली साइकिलिंग करते वक्त काफ़ी एक यूज़फुल फीचर है। डिज़ाइन किया गया है एंड्योरेंस एथलीट, साइक्लिस्ट वगैरह के लिए। कितनी कीमत है, पैसे कितने आपको चुकाने होंगे, $499। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।